नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एंड्रयू ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट पर रॉबर्ट ग्रीन का इंटरव्यू है। ग्रीन आप जानते ही होंगे, शक्ति के 48 नियम, मानव स्वभाव के नियम जैसी किताबों के लेखक हैं और उनके विचार ना अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी प्रभावशाली लेखक हैं। हमारे पास इस बातचीत का सार है और हमारा इरादा है कि इसमें से सबसे जरूरी बातें निकालें। हुँ, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन के मुताबिक कोई अपना असली जीवन उद्देश्य कैसे ढूंढ सकता है। हाँ, रिश्तों में शक्ति और प्रलोभन, इनकी क्या भूमिका है और जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए, जैसे उन्होंने खुद अपने स्ट्रोक के बाद किया। सही। काफ़ी कुछ है बात करने को। हाँ, तो ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो मतलब सतही जानकारी से आगे बढ़कर विचारों के मूल तक पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल। ग्रीन का कहना है कि उद्देश्य खोजना कोई आसान बटन दबाने जैसा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, हाँ, एक सफर है। तो चलिए इस प्रक्रिया की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इस बड़े सवाल से। जीवन का उद्देश्य या लाइफ़ टास्क जैसा वो कहते हैं, इसे कैसे खोजा जाए? उनका मानना है कि ये इंसानों के लिए एक अनोखी चुनौती है। बिल्कुल। ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि जानवरों के विपरीत हमें जन्म से कोई कोई बना-बनाया नक्शा नहीं मिलता। सही। हमें अपना रास्ता खुद खोजना पड़ता है और ये आसान नहीं है। लेकिन हाँ, जब वो जीवन कार्य मिल जाता है, हम्म। जैसा ग्रीन उसे कहते हैं, तो एक कमाल की स्पष्टता आती है। सब कुछ जैसे अपनी जगह पर आ जाता है ना? ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। हाँ। ये कोई बोझिल अनुशासन नहीं है, बल्कि एक तरह का अंदरूनी रडार बन जाता है, जो गैर ज़रूरी चीज़ों को फ़िल्टर करने में मदद करता है। आप सुबह उठते हैं और जानते हैं कि किस दिशा में जाना है। और ये दिशा अंदर से आती है ना? ग्रीन इस बात को रेखांकित करते हैं कि हर इंसान मतलब अपने आप में अनूठा है। बिल्कुल। हमारा डीएनए, हमारे तजुर्बे, सब कुछ मिलके हमें खास बनाते हैं। और वो कहते हैं कि इस अनोखेपन को नजरअंदाज करना या बर्बाद करना वो सबसे बड़ी त्रासदी है। हाँ, और इसे खोजने की कुंजी अक्सर अक्सर बचपन में छिपी होती है। ग्रीन आवेग आवाज़ों या इम्पल्स वॉइसेस का जिक्र करते हैं। अच्छा, आवेग आवाजें। हाँ, ये वो अंदरूनी खिंचाव हैं जो बचपन में हमें कुछ खास चीज़ों की तरफ खींचते हैं। वो गतिविधियां जिनमें हम बिना किसी बाहरी दबाव के घंटों खो जाते थे। हम्म। ग्रीन ने अपना उदाहरण दिया कि कैसे उन्हें बचपन से ही शब्दों से एक एक अजीब सा लगाव था। वो शब्दों को लट-पलट कर देखते थे, उनके अर्थों में खो जाते थे। अच्छा। आइंस्टाइन का उदाहरण है, जिन्हें 4 साल की उम्र में एक कंपास मिला और वो अदृश्य शक्तियों के विचार से मोहित हो गए। हाँ, सुना है ये। स्टीव जॉब्स का टेक्नोलॉजी और डिजाइन की तरफ झुकाव बचपन में ही दिखने लगा था। टाइगर वुड्स, उन्होंने अपने पिता को गोल्फ खेलते देखा और उनमें वो करने की एक प्रबल इच्छा जागी। ये वो शुरुआती चिंगारियां हैं। ये दिलचस्प है, मतलब बचपन की वो बेमतलब लगने वाली चीजें जिनसे हम घंटों खेलते थे या सोचते थे, वही हमारे असली उद्देश्य का कच्चा माल है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें कूड़ा समझकर फेंकना नहीं चाहिए। हम्म। और इसे हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत से भी जोड़कर देखा जा सकता है, जिसका ग्रीन हवाला देते हैं। हाँ, वो अलग अलग तरह की बुद्धिमत्ता वाली बात। बिल्कुल। बुद्धिमत्ता सिर्फ तार्किक या शाब्दिक नहीं होती, वो शारीरिक, स्थानिक, संगीतिक, सामाजिक कई तरह की हो सकती है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से इनमें से किसी एक या दो की तरफ ज्यादा झुकता है। एक तरह की ढलान होती है। अच्छा। ग्रीन का मानना है कि हमें उसी ढलान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी असली ताकत वो वहीं छिपी है। लेकिन अक्सर होता यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बाहरी आवाजें, हाँ, माँ बाप की उम्मीदें, शिक्षकों की सलाह, दोस्तों का दबाव, ये सब हमारी उस अंदरूनी आवाज को दबा देती हैं। सही कहा। हम वो रास्ते चुन लेते हैं जो प्रैक्टिकल लगते हैं, जिनमें शायद पैसा या सुरक्षा दिखे, भले ही हमारा दिल उनसे ना जुड़ता हो। और वो भावनात्मक जुड़ाव ग्रीन के अनुसार सीखने और महारत हासिल करने के लिए मतलब बेहद जरूरी है। हाँ, कैसे? जब हम किसी विषय से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो हमारा दिमाग वो दोगुनी तिगुनी तेजी से सीखता है। उन्होंने पेरिस में फ्रेंच सीखने का अपना अनुभव साझा किया था। अच्छा। कॉलेज में 4 साल फ्रेंच पढ़ने के बाद भी वो ठीक से बोल नहीं पाते थे। लेकिन जब पेरिस में उन्हें वाकई मतलब सच में संवाद करने की जरूरत और गहरी इच्छा महसूस हुई, तो उन्होंने 1 महीने में उन 4 सालों से ज्यादा सीख लिया। ये है भावनात्मक जुड़ाव की ताकत। ग्रीन इसे तंत्रिका ऊर्जा या न्यूरल एनर्जी से भी जोड़ते हैं। ये सिर्फ कैलोरी वाली ऊर्जा नहीं है,
ये वो बिजली जैसी फीलिंग है जो तब दौड़ती है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं क्योंकि वो आपके लिए मायने रखता है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन मान लीजिए किसी को लगे कि वो अपनी राह से भटक गया है, सालों से किसी और ही दिशा में चल रहा है, तो क्या बाद में भी अपने असली उद्देश्य को खोजा जा सकता है? क्या ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है? नहीं, ग्रीन को लगता है कि दरवाजा बंद नहीं होता, हालांकि ये वक्त के साथ मुश्किल जरूर होता जाता है। अच्छा। उन्होंने खुद अपनी पहली किताब लिखने और अपना रास्ता पाने में 38-39 साल लगा दिए। ओह। इसके लिए वो कहते हैं कि एक तरह की पुरातत्व खुदाई करनी पड़ती है। खुदाई मतलब? अपने अंदर गहराई में जाकर बचपन के उन दबे हुए संकेतों, उन आवाजों को फिर से खोजना पड़ता है। ये कोई एक खास नौकरी या करियर तय करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दिशा, एक फ्रेमवर्क पाने के बारे में है जिसके अंदर आप प्रयोग कर सकें और विकसित हो सकें। एंड्रू ह्यूबरमैन ने इसी बातचीत में एक अच्छी उपमा दी थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि जैसे जानवर अपने लिए सही माहौल या नीश ढूंढते हैं, कोई पानी में रहता है, कोई जमीन पर, कोई हवा में, वैसे ही इंसानों को भी अपना नीश खोजना होता है या तैरने के लिए। बिल्कुल सही उपमा है। ह्यूबरमैन ने अपना अनुभव बताया कि कैसे उन्हें बायोलॉजी और जानकारी को व्यवस्थित करने में एक शारीरिक रोमांच, एक विसरल थ्रिल महसूस होता है, ये जानना कि हाँ, ये मेरा इलाका है। हाँ, और ग्रीन इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि उद्देश्य का अनुभव सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि शारीरिक और भावनात्मक होता है। अच्छा। जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप अब धारा के साथ बह रहे हैं। मुश्किल या बोरिंग काम भी सहे जा सकते हैं क्योंकि एक गहरा जुड़ाव और अर्थ महसूस होता है। ग्रीन ने बताया कि आजकल वो अपनी नई किताब पर काम करते हुए वैसा ही जुनून और जुड़ाव महसूस कर रहे हैं जैसा उन्हें बचपन में प्रागैतिहासिक मानवों के बारे में सोचते हुए महसूस होता था। वो कनेक्शन वो वापस मिल गया। तो ये रास्ता खोजने में क्या सिर्फ अच्छी चीजें, पसंद की चीजें ही मदद करती है, या फिर नापसंद, बुरे अनुभव या यहाँ तक कि नफरत भी कोई भूमिका निभा सकती है? ग्रीन का मानना है कि दोनों की भूमिका है, पर एक चेतावनी के साथ। अच्छा, क्या चेतावनी? बुरे अनुभव जैसे स्कूल में जबरदस्ती गणित पढ़ना या कोई उबाऊ काम करना, यह हमें सीखने और मेहनत करने की प्रक्रिया से ही नफरत करना सिखा सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। हम प्रयास करने से कतराने लगते हैं। इसलिए ग्रीन कहते हैं बचपन में किसी चीज से प्यार का अनुभव होना जरूरी है। प्यार का अनुभव? लव एक्सपीरियंस। ये अनुभव हमें सिखाता है कि सीखना और किसी चीज में डूबना मजेदार हो सकता है। फिर जब बाद में हमें बुरे अनुभव या नफरत का सामना करना पड़ता है तो हम सही दिशा में विद्रोह कर सकते हैं। मतलब उन चीजों से दूर हटके उस चीज की तरफ मुड़ सकते हैं जिससे हमें प्यार है। जैसे ग्रीन को पत्रकारिता और हॉलीवुड के सतहीपन से नफरत हुई, लेकिन क्योंकि उन्हें शब्दों से प्यार था, इस नफरत ने उन्हें लिखने की ओर धकेला। तो नफरत या निराशा भी सिग्नल हो सकते हैं, बशर्ते हमारे पास लौटने के लिए कोई प्यार वाली जगह हो। ये एक दिलचस्प नुक्ता है कि नकारात्मक अनुभव भी दिशा दिखा सकते हैं अगर उन्हें सही तरीके से समझा जाए। बिल्कुल। ये हमें सिर्फ पीछे नहीं धकेलते बल्कि सही दिशा में आगे भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब ग्रीन आजकल उदात्त यानी सबलाइम के विषय पर एक किताब लिख रहे हैं। युवा मन से बातचीत में इसका जिक्र आया। ये क्या है और इसका उद्देश्य खोजने से क्या लेना देना है? हाँ, सबलाइम। ग्रीन के अनुसार हम सब एक तरह के सांस्कृतिक और मानसिक घेरे में जीते हैं। घेरा मतलब रोजमर्रा की जिंदगी, सामान्य विचार, हमारी आदतें। उदात्त का अनुभव इस घेरे के ठीक बाहर, उसकी दहलीज पर होता है। अच्छा। ये वो पल होते हैं जब हम अपनी सीमाओं से परे कुछ बहुत बड़ा, विस्मयकारी या गहरा महसूस करते हैं। ये प्रकृति का विराट रूप देखकर हो सकता है, किसी कलाकृति से अभिभूत होकर, या यहाँ तक कि मृत्यु के करीब होने का अनुभव से। ग्रीन का मानना है कि हमारा दिमाग ऐसे अनुभवों के लिए बना है। ये हमें रोजमर्रा की तुच्छता से ऊपर उठाते हैं। तो ये रोजमर्रा से ऊपर उठने का अनुभव है, लेकिन ग्रीन इसमें असली और नकली उदात्त का फर्क भी करते हैं। ये क्या है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले के समय में शायद धर्म या गहना आध्यात्मिक अभ्यास लोगों को ये वास्तविक उदात्त अनुभव कराते थे। ग्रीन का मानना है कि आज के दौर में लोग अक्सर नकली उदात्त या फॉल्स सबलाइम के पीछे भागते हैं। नकली जैसे? ये बाहरी चीजों से मिलता है, जैसे ड्रग्स, शराब, जरूरत से ज्यादा शॉपिंग, सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालना, किसी उन्मादी भीड़ का हिस्सा बनना। ओह हाँ। ये अनुभव क्षणिक होते हैं, बाहर से आते हैं
और हमें और ज्यादा की चाहत में अतृप्त छोड़ जाते हैं, जबकि वास्तविक उदात्त अनुभव अंदर से उपजता है, ज्यादा स्थायी होता है और हमें बदल सकता है। इसे अब्राहम मैस्लो ने शिखर अनुभव या पीक एक्सपीरियंस भी कहा था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अपने असली उद्देश्य या उस अंदरूनी बीज से जुड़ना जिसकी बात ग्रीन करते हैं, वो भी एक तरह का वास्तविक उदात्त अनुभव है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो भी हमें रोजमर्रा की चिंताओं से ऊपर उठाकर एक गहरे अर्थ से जोड़ता है। बिल्कुल। ग्रीन से सीधे तौर पर डीमॉन से जोड़ते हैं। डेमोन, ये शैतान वाला डेमोन? नहीं, ये कोई शैतान नहीं, बल्कि सुकरात के जमाने का एक ग्रीक विचार है, एक तरह की अंदरूनी मार्गदर्शक आवाज या प्रतिभा जो हमें हमारे सच्चे रास्ते की ओर ले जाती है। अच्छा, अंदरूनी आवाज। हाँ, ग्रीन मानते हैं कि इस अंदरूनी आवाज से जुड़ना, अपने असली स्वरूप को पहचानना और उसके अनुसार जीना अपने आप में एक उदात्त अनुभव है। यह आपको बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर आपके अपने केंद्र से जोड़ता है। ये सब जुड़ा हुआ लगता है, उद्देश्य खोजना, अंदरूनी आवाज सुनना, उदात्त अनुभव करना। अच्छा, अब अगर कोई अपने उद्देश्य के रास्ते पर चल पड़ता है तो उसे दुनिया से वास्ता तो पड़ेगा ही। हाँ बिल्कुल। यहीं पर शक्ति या पावर का सवाल आता है, जो ग्रीन की एक और मशहूर किताब का केंद्र है। ये शब्द अक्सर थोड़ा नकारात्मक लगता है ना? हाँ लगता है, लेकिन ग्रीन इसे मानवीय जरूरत के नजरिए से देखते हैं। जरूरत? हाँ, उनका मानना है कि हर इंसान में अपने माहौल और हालातों पर कुछ हद तक नियंत्रण रखने की एक बुनियादी इच्छा होती है। जब हमें लगता है कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो ये बहुत दुखदाई और चिंताजनक होता है। शक्ति का मतलब सिर्फ दूसरों पर हावी होना नहीं है। अच्छा। बल्कि अपने हितों की रक्षा करने, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से रखने और दुनिया की जटिलताओं को समझने की क्षमता भी है। दुनिया सीधी सादी नहीं है। लोग अक्सर मुखौटे पहनते हैं, अपने असली इरादे छिपाते हैं। सही बात है। शक्ति के नियमों को समझना ग्रीन के अनुसार आपको चालाक या बुरा नहीं बनाता, बल्कि आपको सामाजिक रूप से ज्यादा जागरूक और प्रभावी बनाता है, खासकर खुद को बचाने के लिए। ये महारत हासिल करने से भी जुड़ा है, अपनी ताकत के क्षेत्र को पहचानना और उसमें कुशल बनना। जैसे ग्रीन ने महसूस किया कि उनकी ताकत शारीरिक नहीं, बौद्धिक है, और उन्होंने उसी दिशा में काम किया। और शक्ति के साथ ही प्रलोभन या सिडक्शन का भी जिक्र आता है, जिस पर भी ग्रीन ने लिखा है। ये शब्द तो शायद शक्ति से भी ज्यादा विवादास्पद है। हाँ है तो। इसे ग्रीन किस तरह देखते हैं? ग्रीन इसे भी मानवीय स्वभाव के एक गहरे, अक्सर अनदेखे पहलू के रूप में देखते हैं। इसका संबंध वर्जनाओं यानी टैबूज से है। जो चीज मना होती है वो अक्सर ज्यादा आकर्षक लगती है। इसका संबंध भेद्यता या वल्नरेबिलिटी से है। किसी को अपनी दुनिया में आने देना, अपनी कमजोरियां दिखाना। लेकिन कमजोरी दिखाना तो ठीक नहीं माना जाता ना? ग्रीन यहाँ एक दिलचस्प बात कहते हैं कि संवेदनशील और भेद्य होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सकारात्मक गुण हो सकता है, अगर आप में उससे उभरने और वापस आने की ताकत हो। अच्छा। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ग्रीन बताते हैं कि प्रलोभन की कला अक्सर उन महिलाओं ने विकसित की जिनके पास समाज में सीधी शक्ति के साधन नहीं थे। ये लोगों को अपनी ओर खींचने, उन्हें प्रभावित करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका था। ग्रीन का तर्क है कि रिश्तों में, चाहे वो रोमांटिक हों या सामाजिक, शक्ति और प्रलोभन की ये गतियां हमेशा काम करती रहती हैं, चाहे हम उन्हें पहचाने या नहीं। और इन दोनों शक्ति और प्रलोभन को समझने के लिए ग्रीन अशाब्दिक संकेतों, मतलब नॉन वर्बल क्यूज पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीन का मानना है कि लोग शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आवाज का लहजा, वो अक्सर सच बयां कर देते हैं। हम इंसान इन संकेतों को पढ़ने के लिए स्वाभाविक रूप से बने हैं। जी हाँ। ये हमारी विरासत का हिस्सा है। लेकिन आधुनिक जीवन में हम शब्दों पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम इस क्षमता को एक तरह से खोते जा रहे हैं। सही। उन्होंने महान हिप्नोथेरेपिस्ट मिल्टन एरिक्सन का उदाहरण दिया, जिन्हें पोलियो के कारण लकवा मार गया था। हाँ। बिस्तर पे पड़े पड़े वो सिर्फ लोगों को देखकर, उनके अशाब्दिक संकेतों, मांसपेशियों की हल्की सी हरकत, आंखों की पुतलियों का फैलना, इनको पढ़ने में माहिर हो गए थे। कमाल है। ग्रीन कहते हैं कि हमें सच्ची मुस्कान जो आंखों तक पहुंचती है और झूठी मुस्कान का फर्क समझना चाहिए। किसी की आंखों में दिखने वाली जान या भावहीनता पर ध्यान देना चाहिए, जैसे नार्सिसिस्ट लोगों में दिखती है। हाँ बिल्कुल। आवाज के कंपन या स्थिरता को सुनना चाहिए। आवाज का लहजा बदलना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, और ये हमारी भावनाओं का सीधा आईना होता है। इन संकेतों पर ध्यान देना हमें लोगों की असलियत समझने में मदद करता है। ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है।
कि हम शायद आधी बातचीत तो मिस ही कर देते हैं अगर सिर्फ शब्दों पर ध्यान दें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब जरा आज की दुनिया की चुनौतियों पर आते हैं। ग्रीन मानते हैं कि आधुनिक जीवन की कई चीजें जैसे हुकअप कल्चर, आसानी से उपलब्ध पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया का शोर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, हाँ ये सब हमारे गहरे मानवीय जुड़ाव और सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर रही हैं। उनका क्या नजरिया है इससे निपटने का? ग्रीन का मुख्य समाधान फिर से अंदर की ओर मुड़ने पर केंद्रित है। आत्मजागरूकता। बाहरी शोरगुल के बजाय अपनी अंदरूनी स्थिति पर ध्यान देना। अपनी भावनाओं जैसे निराशा या चिंता को महज दबाने के बजाय उन्हें संकेतों की तरह इस्तेमाल करना। संकेतों की तरह। हाँ, ये जानने के लिए कि शायद कुछ गलत है या दिशा बदलने की जरूरत है। इसके साथ ही ग्रीन गैर जरूरी चीजों को नजरअंदाज करना सीखने पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा। आज सूचनाओं का सैलाब है और हमें ये चुनना सीखना होगा कि किस पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। उन्होंने नेक्स्टडोर ऐप का उदाहरण दिया कि कैसे वो सिर्फ नकारात्मक खबरें दिखाता है, चोरी, हमले वगैरह, हाँ, आजकल हर ऐप पर यही है। जिससे दुनिया असल से ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। हमें ऐसी चीजों से खुद को बचाना सीखना होगा। और AI के बारे में उनकी क्या चिंताएं हैं? आजकल ये बहुत बहुत चर्चा में है। AI को लेकर ग्रीन की मुख्य चिंता ये है कि ये हमारी गहराई से सोचने, समस्याओं को हल करने और ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। कैसे? देखो, जब जवाब एक क्लिक पर मिल जाए तो हम मेहनत क्यों करेंगे? उन्होंने प्राचीन ग्रीक भाषा का अनुवाद करने या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के कठिन परिश्रम का उदाहरण दिया। चाहे या आप हेलीकॉप्टर से सीधे चोटी पर पहुंच जाएं, तो वो प्रक्रिया, वो संघर्ष, वो सीखना, वो सब खो जाता है। सही बात है। ग्रीन कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क की अद्भुत क्षमताओं की पूजा करनी चाहिए, जो इतनी जटिल चीजें सीखने और करने में सक्षम है। हमें अपनी दिमागी मांसपेशियों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, न कि उन्हें AI के भरोसे छोड़ देना चाहिए। ये चिंता तो वाजिब लगती है। अच्छा, अंत में ग्रीन ने ह्यूबरमैन के साथ अपने स्ट्रोक के अनुभव को भी साझा किया। हाँ, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और मुश्किल दौर था, लेकिन लगता है इससे भी उन्होंने कुछ सीखा। हाँ बिल्कुल, स्ट्रोक का अनुभव उनके लिए बहुत गहरा और परिवर्तनकारी रहा। इसने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सिखाया कि हमारा मस्तिष्क ही हमारी वास्तविकता का निर्माण कैसे करता है। हमारा स्वयं का बोध, समय का अनुभव, ये सब दिमाग की उपज है। जब उनके दिमाग का उनके शरीर के कुछ हिस्सों जैसे हाथ और पैर से संपर्क टूटा, हाँ, ग्रांटेड लेते हैं, जैसे चलना, लिखना, बटन लगाना, वो कितनी जटिल और अद्भुत प्रक्रियाएं हैं। सही। शारीरिक क्षमताओं के छिन जाने से उन्हें इन साधारण चीजों के लिए एक गहरी कृतज्ञता महसूस हुई। और ये अनुभव उनकी डेथ क्राउन की अवधारणा से भी जुड़ता है ना? बिल्कुल। डेथ ग्राउंड का विचार उन्होंने अपनी किताब 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर में दिया है। ये वो स्थिति है जब आप दीवार से टिक जाते हैं, जब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, जब मौत या कोई बड़ी तात्कालिकता सामने खड़ी होती है। ऐसी स्थिति में ग्रीन कहते हैं, इंसान में अक्सर असाधारण ऊर्जा, फोकस और रचनात्मकता जाग उठती है, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं बचता। ओह, स्ट्रोक ने उन्हें एक तरह से उसी डेथ ग्राउंड पर खड़ा कर दिया, जिसने उन्हें जीवन को हल्के में न लेने और हर पल की कीमत समझने की एक तीव्र भावना दी। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि मस्तिष्क में कितना लचीलापन, कितनी न्यूरोप्लास्टिसिटी है, कैसे वो खुद को ठीक करने और नए रास्ते बनाने की कोशिश कर रहा था। तो रॉबर्ट ग्रीन के इन विचारों को अगर हम समेटें, जो एंड्रू ह्यूबरमैन के साथ उनकी बातचीत से निकले हैं, तो कुछ मुख्य बातें उभरती हैं। हाँ। पहली, अपने अनूठे उद्देश्य को खोजना, जिसकी जड़ें अक्सर बचपन की नैसर्गिक रुचियों और आवेगों में होती हैं। बिल्कुल। दूसरी, शक्ति और प्रलोभन जैसी मानवीय गतिशीलता को बिना नैतिकता का चोला पहने समझना। सही। तीसरी, भेद्यता को कमजोरी नहीं बल्कि जुड़ाव की संभावना के रूप में देखना। चौथी, आधुनिक भटकाओं जैसे सोशल मीडिया और सतही जानकारी, इनसे निपटने के लिए आत्म जागरूकता और चीजों को जानबूझकर नजरअंदाज करने की शक्ति विकसित करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और पांचवी, जीवन के अनिवार्य मुश्किलों का सामना करने के लिए लचीलापन और कृतज्ञता का भाव अपनाना। ये एक अच्छी रूपरेखा है। बिल्कुल। और ग्रीन के विचारों के आधार पर श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम सवाल शायद छोड़ा जा सकता है। अच्छा, क्या? सवाल ये कि अगर हम अपने अंदर की उस आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, वो आवाज जो हमें बताती है कि हमें सच में क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या सही लगता है और क्या गलत, तो फिर बाहरी दुनिया की कौन सी आवाजें उस खालीपन को भर देंगे? चाहे वो सोशल मीडिया हो, विज्ञापन हो, संस्कृति हो या दूसरे प्रभावशाली लोग हों।
वो कौन सी आवाजें हैं जो उस जगह को ले लेंगे और वो हमें किस दिशा में ले जाएंगे? ये एक जरूरी सवाल है, सोचने लायक। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।